लाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग मुख्य तौर पर अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए एक बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, एक बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण अध्याय है, एक चैप्टर है जिसको हम लोग आप सभी के सामने अपनी आज की इस क्लास में पेश कर रहे हैं। चैप्टर आपके सामने लिखा ही हुआ है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, चुनावी राजनीति, और इसका लेक्चर नंबर 1 हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। राजनीतिक विज्ञान यानी कि जो आपका पॉलिटिकल साइंस का भाग है, सोशल साइंस के अंदर, सामाजिक विज्ञान के अंदर, वहां पर हमें यह चैप्टर मिलता है। हम लोगों ने इससे पहले अब तक मुख्य तौर पर समझा है कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्यों जरूरी होता है। उसी के साथ साथ फिर हमने ये भी देखा था अपने पिछले चैप्टर के अंदर कि भारत के अंदर संविधान कैसे बना, संविधान होता क्या है, संविधान को बनाया कैसे गया था। और उन दोनों बातों को समझने के बाद हमें यह समझ में आया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का मतलब क्या हुआ कि भारत के अंदर ना देश की जनता क्या करती है दोस्तों, अपने नेता का चुनाव करती है। हमारे आज के चैप्टर में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नेताओं का चयन होता कैसे है, हम लोग अपने देश के अंदर नेता लोगों को कैसे चुनते हैं और ये पूरी की पूरी चुनाव प्रणाली होती कैसे है, इसको समझेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी ये क्लास होगी। हम लोग समझेंगे कि भारत के अंदर ये जो हमारी चुनावी प्रक्रिया होती है, या फिर आप सभी के साथ कहा जाए कि भारत के अंदर ये जो चुनावी प्रक्रिया, या फिर आप कहें कि जो पूरा तरीका जिसके तहत हम लोग लोगों को या फिर अपने नेता लोगों को चुनते हैं, ये कैसे होता है वो समझते हैं। देखिए, लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति अगर नेता बन गया तो उसके बाद उसका बेटा नेता बनता है, फिर उनका बेटा नेता बनता है। लोकतंत्र के अंदर जनता अपने में से ही अलग अलग लोगों को क्या करती है, देश के शासन की बागडोर संभालने को देती है। हम अपनी आज की इस क्लास में इन्हीं से संबंधित बिंदुओं को आप सभी के समक्ष डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि चुनाव और राजनीति ये क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि चुनाव आखिर कराए ही क्यों जाते हैं, है ना, क्यों होते हैं चुनाव, ये देखेंगे। उसके बाद कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां पर जो चुनाव होते हैं उसके क्या लक्षण या फिर विशेषताएं होती हैं, उसको आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर चुनाव होने की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मुख्य तौर पर ये हमारे 3 मोटे टॉपिक होंगे जिनको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। अब आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, विनती है, गुजारिश है कि आप सभी बच्चे हमारी इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक करें। किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट अपने समक्ष बिल्कुल नहीं आने दें। स्टार्ट करें दोस्तों, लेट्स बिगिन द क्लास। शुरुआत कर देते हैं यहां पर कि जब भी हम लोग बात करते हैं कि जो चुनाव होते हैं ये लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। देखिए, अगर कोई देश अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहता है, लोकतांत्रिक देश का मतलब कि उस देश को वहां की जनता चलाती है, तो उस देश के अंदर चुनाव होना बहुत जरूरी है। बिना चुनाव के आप लोकतंत्र वाला देश नहीं कहला सकते अपने आप को, या फिर आप एक लोकतांत्रिक देश नहीं बन सकते हैं, है ना। और चुनावों के माध्यम से क्या होता है, जो जनता होती है वो अपने जनप्रतिनिधि या फिर नेता लोगों को चुनती है। जी हां, हम अपने देश के अंदर सांसदों को कैसे चुनते हैं, चुनाव के जरिए। हमारे देश के अंदर विधायकों को कैसे चुना जाता है, मुख्य तौर पर चुनाव के जरिए। हमारे जितने भी ये नेता लोग आपको दिखते हैं, इनका चयन चुनाव के जरिए, वोटिंग के जरिए, इलेक्शन के जरिए ही होता है। और ये सभी क्या होते हैं, देखिए, देश के अंदर सबसे पहले चुनाव होता है। चुनाव के अंदर क्या होता है दोस्तों कि अलग अलग पार्टी के लोग खड़े हो जाते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल खड़े हो जाते हैं। राजनीतिक दल का मतलब कि कुछ लोगों ने अपना समूह बना लिया। जैसे आप देखते हैं कि भारत के अंदर अलग अलग राजनीतिक समूह हैं, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, समाजवादी पार्टी हो गई, आपकी बीएसपी हो गई, शिवसेना हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई। तो आप देखते हैं कि देश के अंदर अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं। ये सभी राजनीतिक दल चुनाव में क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट्स को, अपने प्रतिनिधियों को खड़ा करते हैं। और ये सभी प्रतिनिधि जनता से वादे करते हैं कि आप हमें चुनिए, हम आपके घर में फ्री का वाईफाई लगा देंगे, आप हमें चुनिए, हम आपको बहुत सारा क्या देंगे, रोजगार देंगे, पानी देंगे, अलग अलग वादे ये लोग करते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि हर राजनीतिक दल का जो प्रतिनिधि होता है वो जनता से वादे करता है, और जनता को जिसके वादे पसंद आ जाते हैं, जनता को जिसकी बातें पसंद आती हैं, उसको क्या कर लिया जाता है दोस्तों, जनता सबसे ज्यादा वोट देकर जिता देती है। अभी जितने भी आपके जीते हुए नेता होते हैं, अब इन पे काम होता है कि ये देश को आगे बढ़ाएं। जितने भी हमारे ये नेता लोग होते हैं जो चुनाव जीत जाते हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये सरकार का गठन करते हैं कि देश में चुनाव हुए
और देश में चुनाव होने के बाद हम लोगों ने क्या किया, अपने नेता लोगों को चुन लिया। अब इन नेता लोगों का काम होता है कि देश का विकास किया जाए, और देश के विकास के लिए क्या है कि एक अकेला नेता तो काम नहीं कर सकता, ये ग्रुप बनाते हैं। सरकार का मतलब है कि देश को, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए एक ग्रुप मौजूद है, और इसी ग्रुप की मदद से आप लोग क्या देखते हैं कि दोस्तों देश में हम लोग देश का शासन करते हैं या फिर देश को आगे बढ़ाते हैं। भारत के अंदर अगर आप लोग देखें कि दोस्तों ये जो चुनाव है ये एक उत्सव की तरह है, ये एक त्योहार की तरह आप कह सकते हैं कि मनाया जाता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा आपके राज्य के अंदर, आपके शहर के अंदर, आपके गांव के अंदर जब चुनाव होता है तो अलग ही प्रकार का आप क्या देख लेते हैं कि माहौल बन जाता है, और हर प्रकार से क्या किया जाता है, लोग चुनावी बातें करने लगते हैं, किसको चुने किसको नहीं चुने। तो भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां पर जनता चुनाव के अंदर भाग लेती है, और मुख्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि हम चुनाव के जरिए अपने नेता लोगों को चुनते हैं, और ये सभी जीते हुए नेता देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए एक ग्रुप या फिर एक समूह बनाते हैं, और इसी समूह को हम लोग सरकार कहते हैं, और सरकार के जरिए देश या फिर राज्य का विकास होता है। और भारत के अंदर चुनाव एक प्रकार से आपको दिखता है कि बहुत ही उत्सव, खुशी के साथ लोग इसमें भाग लेते हैं। भारत का जो चुनावी प्रक्रिया है दोस्तों क्या है, आप सभी को पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और भारत ये जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो आप इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो चुनावी प्रक्रिया है ये पूरे तौर पर स्वतंत्र है, किसी प्रकार की धोखाधड़ी यहाँ पर नहीं होने की संभावना है, और भारत के अंदर चुनाव निष्पक्ष होते हैं, है ना, कोई आप देखते हैं कि इसमें गड़बड़ी नहीं की जाती है। आगे बढ़ते हैं, चुनाव होते क्या है ना, ये हमने देख लिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि चुनाव कराए क्यों जा रही हैं, इनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि चुनाव आखिर होते क्या है, कि चुनावों के जरिए आखिर होता क्या है, चुनावों के द्वारा होता क्या है। हम देखते हैं कि जो मतदाता है, मतदाता का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो वोट देता है, जिसे हम लोग वोटर कहते हैं इंग्लिश में। मत का मतलब होता है वोट हिंदी में, मतदाता वोटर जो वोट दे रहा है। मतदाता उन लोगों का चुनाव करता है जो जनता के लिए क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। मान लीजिए कि आपकी गांव के अंदर या फिर आपके शहर के अंदर चुनाव हो रहे हैं, और इस चुनाव के अंदर अलग अलग राजनीतिक दल के लोग अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे, और ये सभी राजनीतिक दल के जो लोग होंगे वो आपसे वादे करेंगे। कोई कहेगा कि आपको अच्छी बिजली देंगे, कोई कहेगा कि आपको अच्छा पानी देंगे, कोई कहेगा कि आपके यहां पर वाईफाई लगवा देंगे। तो अधिकतर जनता जिस नेता के वादों से लुभान्वित हो जाती है, उसको पसंद करती है, वही सबसे ज्यादा वोट प्राप्त कर लेता है और जीत जाता है। तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि वोटिंग के द्वारा, चुनाव के द्वारा क्या किया जाता है, हम लोग अपने नेता लोगों को चुनते हैं। अब ये जो नेता लोग चुन लिए गए, इनका काम क्या है भैया, इनका काम होता है कि ये देश या फिर राज्य को चलाने के कानूनों को बनाते हैं, है ना। हमारा जो वोटर होता है, जो वोट देता है, ये उन लोगों का चुनाव करता है जो सरकार बनाएंगे। जितने भी हमारे नेता लोग होते हैं जो जीत जाते हैं, ये सभी नेता लोग मिलकर क्या करते हैं, एक समूह बनाते हैं, और इसी को हम लोग सरकार कहते हैं। एक अकेला व्यक्ति पूरे राज्य को आगे नहीं बना सकता, एक अकेला नेता या फिर एक अकेला आपको दिखता है कि सांसद पूरे हमारे देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो इसीलिए आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर क्या किया जाता है कि आपके जितने भी ये जीते हुए नेता होते हैं, ये क्या करते हैं, एक सरकार बनाते हैं। सरकार का मतलब एक समूह बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और ये सरकार ही क्या करती है, आगे बढ़ाती है देश को। आप देखते हैं कि जो मतदाता है देश के अंदर, हम देखें कि जो वोट देने वाला है उसके पास होता है क्या बच्चों, चयन का अधिकार। चयन का अधिकार का मतलब कि उसको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। उसे चुनाव के अंदर बीजेपी पार्टी दिख जाती है, कांग्रेस दिख जाती है, तृणमूल कांग्रेस दिख जाती है, उसी के साथ बीएसपी दिख जाती है ना। आप देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी दिखती है। तो अलग अलग राजनीतिक दल हमारे वोटरों के सामने होते हैं, और सबकी अलग अलग बातें होती हैं। कोई कहता है शिक्षा को अच्छा करूंगा, कोई कहता है स्वास्थ्य को अच्छा करूंगा। तो जो व्यक्ति जिस चीज को कराना चाहता है, और अगर उसका नेता उसी प्रकार के वादे करता है, तो आप देखते हैं कि जनता उसी को क्या करती है, अपना वोट देती है। और ये सभी जो आपके जीते हुए नेता लोग होते हैं, ये देश को चलाने की क्या करते हैं दोस्तों, कानूनों को बनाते हैं। तो देश में चुनाव हुए, चुनाव के जरिए हमने अपने नेता लोगों को चुना। ये जो नेता लोग हैं अब ये एक ग्रुप बनाते हैं जिसे सरकार कहते हैं, और सरकार का काम होता है दो चीजों को करना। सबसे पहला, देश के अंदर कानूनों को बनाना, नए नए कानूनों को बनाना। उसी के साथ देश के अंदर अगर पुराने कानून बने हुए हैं तो उनको संभाल कर रखना, और उनमें अगर कुछ बदलाव करना है तो वो भी सरकार का ही काम होता है। दूसरा बड़ा काम होता है सरकार का दोस्तों, कि देश का या फिर राज्य का विकास करना, देश को आगे लेके जाना, राज्य को आगे लेके जाना,
ये दो बड़ी जिम्मेदारियां आप देखते हैं कि हमारी सरकार की होती है। अब आगे बढ़ते हुए यहां से हम लोग ये समझेंगे कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर जहां पर हम चुनाव देखते हैं, उसके अंदर चुनाव होने के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं या फिर कुछ विशेषताएं हैं या फिर कुछ क्वालिटीज हैं। किसी भी देश को अगर आप देखें जहां पर कहा जाता है कि वहां पर लोकतंत्र मौजूद है, तो हम देखते हैं कि ऐसे देश के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया होती है वो काफी क्या होती है, महान होती है। चलिए एक एक कर देखते हैं। जैसे हमारे प्यारे भारत देश के अंदर आपको लोकतंत्र दिखता है और भारत के अंदर चुनाव भी होते हैं, तो भारत की जो चुनावी प्रक्रिया है उसकी क्या विशेषताएं हैं उसको हम लोग देख रहे हैं कि हर नागरिक के पास अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। जी हाँ, अगर आप किसी भी लोकतांत्रिक देश में हैं, जैसे आप अगर भारत में हैं, अगर आपकी आयु 18 साल से ज्यादा है, चाहे आप उत्तर में रहें, दक्षिण में, पूरब में रहें, पश्चिम में, आपको क्या दिखता है कि दोस्तों देश के अंदर आप किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, संस्कृति, समुदाय से हो, अगर आप 18 साल से बड़े हैं और देश के नागरिक हैं तो आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा, है ना। तो लोकतांत्रिक देशों के अंदर सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां पर जो चुनाव होते हैं तो देश का हर नागरिक जो 18 साल से बड़ा है वो चुनाव के अंदर भाग लेता है। और इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को हम लोग वयस्क मताधिकार कहते हैं। वयस्क मताधिकार का मतलब, ये जो वयस्क का मतलब क्या होता है दोस्तों, वयस्क का मतलब होता है, इंग्लिश में कहा जाता है अडल्ट, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल या फिर 18 साल से बड़ी है ना। तो आप देखते हैं कि लोकतांत्रिक देश के अंदर हर नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग या समुदाय से आए, और इसी को हम लोग वयस्क मताधिकार कहते हैं। दूसरी चीज देखिए, हमारे देश के अंदर या फिर जो लोकतांत्रिक देश है उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती एक और है दोस्तों, वो क्या है कि सभी के वोट का जो मूल्य होता है ना वो समान होता है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक है, आप क्या देखते हैं कि दोस्तों एक है राम और दूसरा क्या दिखता है दोस्तों, दूसरा दिख जाता है आपको श्याम। ये जो राम भाई साहब हैं ये बहुत पढ़े लिखे हैं, ये पीएचडी करे हुए हैं, है ना। और वहीं पर जो हमारे श्याम भाई साहब हैं ये आपको कैसे दिखते हैं दोस्तों कि ये मात्र कक्षा 12वीं ही पढ़े हुए हैं। अब जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा है उसके पास ज्यादा ज्ञान है, जो व्यक्ति कम पढ़ा हुआ है उसके पास कम आपको समझ और ज्ञान दिखती है। क्या देश के अंदर अगर कोई व्यक्ति 18 साल से बड़ा है, दोनों 18 साल से बड़े हैं, लेकिन राम ज्यादा पढ़ा हुआ है, श्याम कम पढ़ा हुआ है, क्या इन दोनों के वोट की मूल्य अलग अलग होगा कि राम अगर वोट दे रहा है तो हम राम के वोट को गिन रहे हैं दो, कि इसने एक वोट दिया तो उसको दो गिने जाएंगे, और श्याम ने एक वोट दिया तो हम इसको एक ही गिनेंगे? क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप भारत के अंदर अगर भारत में मौजूद हैं, भारत के नागरिक हैं, आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा अगर आपकी एज 18 साल से बड़ी है। और उसी के साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि आप किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग या समुदाय के हो। आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर आपकी जो वोट का मूल्य होगा वो समान होगा, चाहे आप जितना पढ़े लिखे हो, चाहे आप जितना अमीर हो। तो अंबानी जी भी अगर वोट देने जाएंगे और देश का गरीब से गरीब व्यक्ति वोट देने जाएगा, दोनों के वोट का मूल्य एक ही होगा, दोनों को एक ही तराजू में तोला जाएगा। कानून की नजर में सब समान है। तो चाहे जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, दोनों की जो वोट की मूल्य होगा दोस्तों, जो आप देखते हैं कि जो उनकी कीमत होगी, जो हम जब उनको इवैल्यूएट करेंगे तो उसको एक ही माना जाएगा, समान ही माना जाएगा। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसी के साथ हम देखते हैं कि चुनाव के दौरान लोगों को कई विकल्प भी मिलने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि लोकतांत्रिक देश के अंदर जनता को विकल्प ही ना मिले, जनता को चयन करने का मौका ही ना मिले। जनता को ना अलग अलग क्या मिलना चाहिए दोस्तों, आप देखते हैं कि जनता के पास अलग अलग राजनीतिक दल होने चाहिए, कि चाहे वो कांग्रेस के नेता को चुन ले, चाहे वो बीजेपी के नेताओं को चुन ले। तो जनता के पास क्या होने चाहिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर आपको दिखता है कि उनके पास अलग अलग राजनीतिक दल होने चाहिए। और क्या है कि जनता क्या कर सकती है, किसी भी राजनीतिक दल जो उनको पसंद होगा उसको सबसे ज्यादा वोट देकर क्या कर सकती है, अपना नेता नियुक्त कर सकती है। तो जनता के पास वोट देने का अधिकार है लोकतांत्रिक देशों के अंदर, हर 18 साल से बड़े। और उसी के साथ आप देख पा रहे हैं कि सबका वोट समान होता है, जनता के पास विकल्प होते हैं, और आप ये भी देख रहे हैं कि यहां पर मुख्य तौर पर चुनाव कराए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जो मतदाता होते हैं, जो वोट देने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या देखता है दोस्तों कि वो अपने शासक को चुनने पर क्या करता है, अवसर नियमित अंतराल पर मिलते रहना चाहिए। क्या हमारे देश के अंदर चुनाव सिर्फ एक बार हो गए, आजादी के टाइम पर फिर नहीं होते? नहीं, किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर जो वहां की जनता होती है उन्हें हर 5 साल के बाद आप देखते हैं कि वोट करने का अधिकार मिलता है। मान लीजिए देश में चुनाव हुए और चुनाव के अंदर मैं खड़ा हुआ नेता के तौर पर, और मैंने आप लोगों से कहा कि भाई मैं आपको बहुत सारी फैसिलिटीज दूंगा, मैं आपको फ्री वाईफाई दूंगा, मैं आपके घर में पानी लगवा दूंगा, मैं आपके साथ क्या करूंगा, आपको आपके अकाउंट में बहुत बहुत सारा पैसा दे दूंगा। लुभावने वादे मैंने आपसे किए।
आप सभी लोग मुझसे खुश हुए और आप लोगों ने मुझे वोट देकर जिता दिया, और जीतने के बाद फिर मैं आपकी तरफ आया ही नहीं, आपके वादों को पूरा किया ही नहीं। तो अगर लोकतंत्र के अंदर किसी गलत व्यक्ति का चयन हो जाता है, अगर जनता लुभावने वादों में फंस जाती है, तो आपको दिखता है कि लोकतंत्र जो है वो क्या करता है, जहां पर लोकतंत्र होता है और जहां पर चुनाव होते हैं सही तरीके से, तो जनता को मौका मिलता है कि अगर आपने गलत व्यक्ति का चयन किया है तो अगले चुनाव के अंदर उसको हरा दो और सही व्यक्ति का चुनाव किया जाए, है ना। तो भारत के अंदर आप क्या देखते हैं कि चुनाव को हर नियमित अंतराल पर किया जाता है, फिक्स टाइम ड्यूरेशन पर किया जाता है, और भारत के अंदर हर 5 साल के अंदर आप लोग देखते हैं कि हमारे लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं। तो भारत के अंदर हमारे जो लोकसभा के चुनाव 5 सालों में होते हैं, पंचायतों के चुनाव 5 सालों में होते हैं, राज्य की जो विधानसभा है इनके भी चुनाव आप देखते हैं कि 5-5 साल के अंतराल पर होते हैं। और यहां पर भी आपको दिखता है कि जो हमारे नेताजी होते हैं उनको 5 साल मिलते हैं कि वो अपने क्षेत्र का, अपने इलाके का विकास कर सकें। ठीक, आगे की कुछ और क्वालिटीज हैं कि भारत के अंदर अगर हम लोग देखें दोस्तों कि जो हमारा प्यारा भारत है, निर्वाचन क्षेत्र या फिर सीट में से 2 से अधिक उम्मीदवार क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आप देखते हैं कि भारत जो है उसको क्या किया गया है, पूरे भारत को आप देखते हैं कि लगभग 545 सीटों के अंदर बांट दिया गया है। 545 सीटों का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लोकसभा है ना दोस्तों, लोकसभा, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो हमारी लोकसभा है इसके अंदर आप देखते हैं कि लोकसभा में 545 लोग आ सकते हैं, 545 सदस्य आ सकते हैं। तो हमने पूरे देश को 545 बराबर भागों में बांट दिया है, और इन 545 इलाकों से क्या होता है, आप देखते हैं कि वोटिंग होती है और यहां से चुनकर नेता लोग आते हैं, और हर एक इलाके से आप देखते हैं कि बहुत सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं। हर उम्मीदवार ये कोशिश करता है कि उसे जीत मिलनी चाहिए। क्या होता है, हर उम्मीदवार ये कोशिश करता है कि उसे अधिक से अधिक क्या है दोस्तों, जीत मिलनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि लोकतांत्रिक देशों के अंदर आप देखते हैं कि वहां पर चुनाव स्वतंत्र होते हैं। किसी प्रकार को, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती ये नहीं कहा जाता कि तुम्हें हमें ही वोट देना है, अगर किसी और को वोट दिया तो सही नहीं होगा, ऐसा आप देखते हैं कि नहीं होता। लोकतांत्रिक देशों के अंदर आप देखते हैं कि जो चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, बिना किसी गड़बड़ी के होते हैं और भयमुक्त होते हैं। किसी को डरा धमका कर आप देखते हैं कि चुनाव नहीं कराया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे। यहां तक हमने देखा कि चुनाव होता क्या है, चुनाव क्यों होते हैं ये देखा, और उसके बाद किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर आखिर चुनावों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसको हमने समझा। यहां से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के अंदर ये जो चुनावी प्रक्रिया है ना दोस्तों, इसमें अलग अलग राजनीतिक दल हमें देखते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, भारत के संदर्भ में अगर बात करें, और ये हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि उसके जो साथी हैं, उसकी जो पार्टी के लोग हैं, वही नेता सबसे ज्यादा जीते, और ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा या फिर कंपटीशन करते हैं। नेताओं के कंपटीशन एक तरीके का चुनाव तो है ना, कि एक तरफ से मोदी जी खड़े हुए हैं, एक तरफ से आपको दिखता है केजरीवाल खड़े हुए हैं, तो अलग अलग नेता लोग खड़े हुए हैं और वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, जनता को अपने वादों की तरफ और अपनी बातों की तरफ आकर्षित करते हैं, है ना। आप क्या देखते हैं कि जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है कि इलेक्शन के अंदर, चुनाव के अंदर आप क्या देखते हैं कि कंपटीशन होते हुए देखते हैं। लोगों की अक्सर ये शिकायत होती है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा समाज के लिए अच्छी नहीं होती। आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि जब चुनाव होता है ना दोस्तों, तो नेता लोग क्या करते हैं, चुनाव का प्रचार करते हैं, और ये जब चुनाव का प्रचार करते हैं तो इनको अपनी बातें बतानी होती हैं कि आने वाले 5 सालों में ये कैसा विकास करेंगे। लेकिन पिछले कई दशकों से ये देखा जा रहा है कि भारत के अंदर जो चुनाव का प्रचार करने का तरीका है वो बहुत बिगड़ गया है, बहुत गलत हो गया है। अब नेता लोग क्या करते हैं दोस्तों, अब आप देखते हैं कि जो नेता लोग हैं वो गलत आदतों के अंदर फंस गए हैं, और वो क्या करते हैं, वो जनता को मुख्य तौर पर क्या करते हैं, उन्हीं आदतों के जरिए आकर्षित करते हैं। यानी कि एक दूसरे पर लालछन लगाए जाते हैं, अरे तुम तो वहां के रहने वाले हो, तुमको तो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता। आप देखते हैं कि हमारे देश के जो नेता लोग हैं ये देश को कैसे बेहतर बनाएंगे, ये समाज को कैसे बेहतर बनाएंगे, ये राज्यों को कैसे बेहतर बनाएंगे, अपने चुनाव प्रचार में इन बातों को कम करते हैं। वहीं एक दूसरे नेता की आप क्या देखते हैं कि ये टांग खिंचाई बहुत ज्यादा करते हैं, है ना। और ये जो राजनेता हैं, क्या है दोस्तों कि जितने भी इन राजनेता होते हैं ये चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे को अपनाते हैं, हर हथकंडे की ये कोशिश करते हैं। इनकी बस यही कोशिश होती है कि हम और हमारी राजनीतिक पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा जीते, है ना, हमारे ही लोग जीत जाएं, क्योंकि अगर हमारे लोग सबसे ज्यादा जीतेंगे तो हम देश में सरकार बनाएंगे, और देश में सरकार का मतलब है कि 5 साल अब देश को हम ही संभालेंगे, है ना।
और इसीलिए आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर कि ये जो नेता लोग होते हैं ये बयानबाजी करते हैं, और इस बयानबाजी के चक्कर में ये देखते हैं कि ये कुछ बहुत सी जो आपकी भ्रष्टाचार वाली आपको क्या दिखता है दोस्तों चीजें होती हैं वो भी आप देखते हैं। भ्रष्टाचार का मतलब क्या हुआ कि नेता लोग क्या कह रहे हैं कि वोट से पहले ही कह रहे हैं कि तुम हमें वोट देना, हम आपको थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे, तुम हमें वोट देना, हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको खाने पीने का सामान दे रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं। तो ऐसे कर 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 क्या होता है, इनकी बस यही मंशा होती है कि ये चुनावों को जीतें। क्या ये एक अच्छा कंपटीशन होगा दोस्तों? अगर मैं आपसे पूछूं, क्या इसे हम लोग एक अच्छा कंपटीशन कह सकते हैं? नहीं। देखिए, कंपटीशन तो या फिर जो ये प्रतिस्पर्धा है वो तो सही तौर पर होनी चाहिए ना। आप अपने विजन बताएं, आप अपनी बातों को बताएं कि आप देश को कैसे बेहतर करेंगे, वहीं दूसरा व्यक्ति बताए कि वो देश को कैसे बेहतर करेगा। जनता को क्या करना चाहिए दोस्तों? देश की जनता को नेताओं के वादों पर कि वो कैसे देश को बेहतर कर सकते हैं उस पर वोट देना चाहिए। लेकिन जनता भटक जाती है। देश की जनता मासूम है, वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, लिंग के नाम पर कि ये हमारी जाति का व्यक्ति है, हम तो इसी को वोट देंगे, चाहे वो बेकार हो, है ना। यहां पर आप देखते हैं कि बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। कई राजनेता जो होते हैं वो धन के जरिए कि हमसे पैसा ले लो और हमें ही वोट देना, और उसी के साथ आप देखते हैं कि वो चुनाव क्या करते हैं बच्चों, बल देते हैं, और मुख्य तौर पर उनकी यही कोशिश होती है कि वो बस चुनाव को जीत जाए। नेताओं को चुनाव हारने का डर इतना ज्यादा सताता है ना। देखिए, तो अधिकतर तो हमने ये देख लिया कि जो नेता लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से सत्ता को या फिर देश के शासन पर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो नेता जीत जाते हैं, है ना, उनको ये भी डर होता है कि भैया आने वाले 5 साल के बाद दोबारा क्या होंगे, चुनाव होंगे और जनता से दोबारा सामने होगा, तो जो वादे अभी किए हैं ना उनको पूरा करना बहुत जरूरी है। तो आप देखते हैं कि जो नेता लोग जनता के सामने जाते हैं और चुनाव के अंदर वादे करते हैं और जीत जाते हैं, और अगर वो समझदार नेता होगा तो वो क्या करता है, उसे याद होता है कि अगले 5 साल बाद दोबारा जाना है जनता के सामने, इस 5 सालों में जितने वादे किए हैं उसको कम से कम पूरा करें, ताकि जब दोबारा इलेक्शन हो 5 साल बाद तो हम ही जीते, है ना। तो नेता लोग क्या है कि चुनाव ही ये डर है बच्चों। अगर ये चुनाव नहीं होता, एक बार नेता लोगों को चुनने के बाद हम लोग इन्हीं से काम कराते, तो फिर देश की लुटिया बिगड़ जाती, देश के हालात खराब हो जाते। ये तो चुनाव का ही डर है, ये तो आपको दिखता है कि जनता का ही डर है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि नेता लोग कोशिश करते रहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया काम हो, सही से सही काम हो और देश सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ता रहे, है ना। और यहां पर आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर भारत के अंदर अधिकतर जितने भी हमारे चुनाव हुए हैं, अधिकतर हमारे चुनाव स्वतंत्र हुए हैं। हाँ, कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पर आप लोग देखते हैं कि कुछ जो लोकल लोग होते हैं या फिर जो आपको दिखता है कि जो चालाक लोग होते हैं वो गलत हथकंडे को अपनाकर चुनाव को दूषित करते हैं। अब भारत के अंदर यहां पर हमने देखा मुख्य तौर पर कि चुनाव क्या है, उसके बाद हमने देखा कि हम चुनाव क्यों करते हैं, उसके बाद फिर हम लोगों ने समझा कि भारत के अंदर कंपटीशन होता है अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच में। अब एक नया बिंदु हम लोग यहां पर आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, और इसको कहा जा रहा है भारत की चुनाव प्रणाली, और या फिर हम लोग इसको कह रहे हैं कि निर्वाचन क्षेत्र, है ना। क्या है, कैसे होता है भारत में पूरा का पूरा लोकसभा का चुनाव, इसको समझने की कोशिश करेंगे। भारत की जो संसद है उसको हमने 2 भागों में बटा हुआ देखा है। एक कहलाती है लोकसभा, जहां से जनता सीधे ही अपने नेताओं को चुनकर भेजती है, और एक होती है राज्यसभा, जो विधानसभा के नेताओं के द्वारा चुनकर आते हैं। तो क्या है लोकसभा, क्या है इसकी पूरी कहानी, कैसे यहां पर चुनाव होता है, उसको समझाने की कोशिश आप सभी के साथ हम लोग करते हैं। निर्वाचन क्षेत्र कहा जा रहा है दोस्तों, एक नया शब्द आपके सामने आया है जिसे कहा जा रहा है निर्वाचन क्षेत्र, है ना। इसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी इंग्लिश में। हमारे देश के अंदर आपके देखिए जो पूरे देश है, इसे जनसंख्या के हिसाब से क्या किया गया है, हमने अलग अलग चुनावी क्षेत्रों में बांट दिया है। दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जो हमारी क्या है बच्चों स्थिति है, हमारा देश दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा क्या करता है, जनसंख्या रखता है। और हमारा इतना बड़ा देश है तो हमने क्या किया, अपने देश के अंदर चुनाव कराने के लिए देश को बहुत सारे क्षेत्रों में बांट दिया है, और इसी को हम लोग निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। देश में चुनाव हो इसके लिए हमने क्या किया, देश के अंदर मुख्य तौर पर निर्वाचन क्षेत्र में इनको बांट दिया है। अगर हम देखें कि ऐसे क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र कहे जाते हैं जहां पर क्या होता है, जहां पर लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो देश का जो सबसे बड़ा चुनाव है उसको समझेंगे पहले। देश का जो सबसे बड़ा चुनाव है उसे हम लोग लोकसभा का चुनाव कहते हैं। कि हमने पूरे देश को क्या किया है दोस्तों, 545 से भी ज्यादा अलग अलग भागों में आपको दिखता है कि बांट दिया है। तो हमारा जो समस्त देश है आपको दिखता है कि उसको हमने 543 क्या दिखता है दोस्तों, आपको अलग अलग क्षेत्रों में हमने बांट दिया है।
और अलग अलग राज्यों के अंदर क्या है, अलग अलग राज्यों के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र हैं, कि कुछ राज्य में ज्यादा है जहां पर ज्यादा जनसंख्या है, जैसे यूपी बिहार, और आप देखते हैं कि जो हमारा पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा लोकसभा के लोग दिखते हैं, लोकसभा के यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र दिखते हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से हमने अपने पूरे भारत को 543 क्या दिखता है दोस्तों, सीटों के अंतर्गत क्या किया है, चुना है। और यहां से क्या होता है, आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर चुनाव होते हैं और जनता यहां पर वोट देती है। अब दो बातें हैं, इसको हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको मैं आपको एक एक कर बताता हूं। ये जो आपकी किताब लिखी गई है ये काफी पुरानी है और लोकसभा के अंदर बदलाव हो चुका है। साल 2019 में आप देखते हैं कि देश की लोकसभा में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अगर हम लोग देखें कि लोकसभा के अंदर पुरानी खबर के अनुसार हमारी जो लोकसभा है इसमें 545, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो टोटल संख्या है सदस्यों की वो है 545, और देश में जो चुनाव होता है वो 543 सीटों के लिए होता है। तो लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, ध्यान से सुनिए, और चुनाव जो होता है वो सिर्फ 543 सीटों पर होता है, यानी कि 543 जगहों पर चुनाव होता है। दो जो ये आपको क्या दिखती हैं, दो जो ये लोग दिखते हैं, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये मुख्य तौर पर हमारे जो एंग्लो इंडियंस हैं, एंग्लो इंडियंस इनके लिए आरक्षित की गई हैं, एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षित की गई हैं। अभी एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं दोस्तों, एंग्लो इंडियंस होते हैं वो लोग जिनके माता या पिता अंग्रेज थे और फिर वो भारत में बस गए, लेकिन आजादी की 75 साल होने के बाद हम देखते हैं कि अब हमारे देश के अंदर कोई भी एंग्लो इंडियन मौजूद नहीं है, ये जा चुके हैं। अब इसीलिए साल 2019 में क्या किया गया, ये भी खबर आपको पता होनी चाहिए, तो मैं आपको दोनों बातें बता रहा हूं। पुरानी इंफॉर्मेशन के हिसाब से देश के अंदर 545 सदस्य हैं लोकसभा के अंदर, चुनाव सिर्फ 543 जगहों पर ही होता है, 543 जगहों पर ही देश में चुनाव होता है। 2 सीट रिजर्व करी हुई हैं कि यहां से सिर्फ एंग्लो इंडियन लोग ही चुनाव लड़ेंगे, ये एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व है साल 2019 तक। लेकिन साल 2019 के बाद अगर हम लोग देखें, क्योंकि देश में तो अब एंग्लो इंडियंस बचे ही नहीं, तो देश की सरकार ने कहा कि भैया ये 2 सीटों को हमने क्यों रोक रखा है, यहां पर तो कोई आता ही नहीं है, इसके लिए तो कोई कैंडिडेट ही नहीं मिलता। तो अब देश में क्या कर दिया गया, पूरे तौर पर 545 सीटों पर क्या होते हैं, चुनाव आपको होते हुए दिख रहे हैं। टोटल सदस्यों पर चुनाव हो रहे हैं। एंग्लो इंडियंस को मिलने वाला जो आरक्षण था वो खत्म, खल्लास, फिनिश कर दिया गया है। क्लियर हुआ। तो हमारे देश के अंदर मैंने आपको दोनों बातें बता दी हैं दोस्तों, नए आंकड़ों के हिसाब से कि क्या कहानी है, और आपकी किताब पुराने आंकड़ों पर टिकी हुई है तो वो भी आपको बता दिया है ना। पेपर में आपसे पुराने आंकड़ों के हिसाब से पूछा जाएगा, ये भी बता देते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारा प्यारा भारत देश है, इसको चलाने के लिए आप देखते हैं कि हम चुनाव कराते हैं पूरे भारत में, इसी को हम लोग लोकसभा के चुनाव कहते हैं। और इसके अंदर आप देखते हैं कि 545 सदस्य हैं, जिसके अंदर से सिर्फ 543 पर चुनाव होते हैं। हम पुराने आंकड़ों को आधार मान के चलेंगे, क्योंकि पेपर में पुराने आंकड़ों से ही सवाल बनते हैं, है ना। और 2 सीट जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है, यहां से एंग्लो इंडियन लोग ही इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, कुछ और चीजें भी हैं, इसको भी देख लेते हैं। अब आप यहां पर देखते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। अभी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या है कि भारत के जो हमारे संविधान निर्माता हैं, जिन्होंने संविधान को निर्मित किया दोस्तों, इन्होंने ये पाया कि भारत के अंदर ना बहुत से ऐसे हमारे लोग रहे हैं जिनका आप देखते हैं कि हजारों सालों से शोषण होता रहा। भारत के आदिवासी हुए, भारत के मजदूर हुए, भारत के किसान हुए, भारत के हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हुए, भारत के हमारे दलित भाई हुए, इनका बहुत ज्यादा शोषण होता रहा। और इसीलिए क्या किया गया, जो समाज के हमारा ये पिछड़ा वर्ग है ना, इनको राजनीति में आने का मौका मिले, इनको देश चलाने का मौका मिले, इनके लिए क्या किया गया, इनके लिए कुछ सेवाएं दी गई हैं, इनको कुछ सुविधाएं दी गई हैं। भारत के अंदर जो हमारी अनुसूचित जाति होती है, अनुसूचित जाति का मतलब कि जो हमारे दलित भाई हैं जिनको निम्न जाति का माना जाता है, और वो हमारे दूसरे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति का मतलब हमारे आदिवासी भाई। तो भारत में जो हमारे दलित भाई हैं और भारत के अंदर जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए ना लोकसभा के चुनाव के अंदर क्या कर दिया गया, कुछ सीटें रिजर्व रखी गई हैं कि हमारे आदिवासी भाई भी, और उसी के साथ साथ आपको क्या दिखता है कि दोस्तों मुख्य तौर पर जो हमारे दलित भाई हैं, जो काफी पीछे रह गए हैं विकास की धारा में, इनको देश के शासन में लाया जाए, इनके लिए क्या किया गया, कुछ सीटों को आरक्षित किया गया है। आरक्षित का मतलब क्या होता है कि इन जगहों पर कि देश में कुछ सीटों पर, है ना, क्या होगा कि सिर्फ मुख्य तौर पर हमारे दलित भाई ही खड़े होंगे या फिर आदिवासी भाई ही खड़े होंगे। क्या किया गया,
आप देखते हैं कि 26 जनवरी 2019 तक के अगर हम आंकड़े देखें तो उसके हिसाब से कि जो हमारी भारत की संसद है उसमें 84 सीटें, यानी कि जो 84 नेता होंगे ना, 543 में से आप देखते हैं कि जो हमारे ये 543 में से आप देख पा रहे हैं कि जो 84 नेता होंगे ये कहां से आएंगे, ये अनुसूचित जाति के होंगे, है ना। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं अनुसूचित जाति यानी कि हमारे दलित कम्युनिटी से होंगे, दलित समुदाय से होंगे। और 43 सीटें वो आरक्षित की गई हैं हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, कि 43 जो होंगे वो हमारे आदिवासी भाइयों को नेता बनने का मौका मिलेगा। हम इनको क्या कर रहे हैं, इनकी इतनी सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। हमारे अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें, यानी कि 84 नेता अनुसूचित जाति से बनेंगे। और वहीं पर 43 जो हमारे नेता हैं वो आपको हमारी अनुसूचित जनजाति या फिर आदिवासी समुदाय से बनेंगे। इन इलाकों से जहां पर हमने आरक्षित सीटें का है, जहां पर हम लोग कह रहे हैं कि ये आरक्षित क्षेत्र से हैं, वहां से कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव के लिए नहीं खड़ा हो सकता, वहां से एक सामान्य कैटेगरी का व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता। अगर वो दलित भाई के लिए आरक्षित की गई है तो वहां से दलित को ही कैंडिडेट बनाया जाता है। अगर वो आदिवासी भाइयों के लिए आरक्षित की गई है तो वहां से हमारे आपको दिखता है कि जो क्या है दोस्तों, आपको दिखता है कि जो दलित भाइयों के लिए की गई तो दलित भाई खड़े होंगे वहां पर, और अगर आदिवासियों के लिए की गई तो आदिवासी की जाएंगी। और वहां के समाज का, अच्छा, वोट के अंदर कोई भी वोट दे सकता है, नेता बनने का अवसर सिर्फ इसी कम्युनिटी के लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि आपको दिखता है कि ये काफी पिछड़ गए हैं। तो 545 की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां पर हमने देखा इनमें से 543 पर तो वोट होते हैं और 2 आपको पता है कि एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व्ड है, पुराने आंकड़ों के हिसाब से। नए के हिसाब से अब 545 पूरे पर चुनाव होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक की बात रही। अब यहां पर यह देखना होता है कि देश के अंदर आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर आपको क्या दिख जाता है दोस्तों, कि मुख्य तौर पर जो हमारी स्थानीय चुनाव होते हैं, जो हमारी स्थानीय निकाय हैं, जैसे कि पंचायत हुआ, और वहीं पर क्या है कि आप देखते हैं कि हमारी नगर पालिका हुई, वहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर भी क्या किया जाता है, स्थानीय निकायों के चुनाव में, पंचायत का चुनाव हो या फिर आपको दिखता है कि मुख्य तौर पर आपकी नगर पालिका का चुनाव हो, वहां पर भी हम लोग अपने आदिवासी भाइयों को या फिर जो हमारे जनजातीय लोग हैं, दलित भाई हैं, उनको आरक्षण देते हैं। एक और चीज होती है दोस्तों, इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे कहा जाता है मतदाता सूची। मतदाता सूची का मतलब क्या है कि जो वोटर है, जो वोट देता है ना, उसके बारे में आपको क्या दिखता है कि हमारे देश में पूरे चुनाव को करा कौन रहा है। भाई ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको। हमारे देश के अंदर चुनाव कराने वाला जो ग्रुप है या फिर संगठन है उसका नाम है चुनाव आयोग, और ये आयोग की जिम्मेदारी होती है कि बिना किसी क्या है बिना किसी निष्पक्षता के, ईमानदारी के साथ, बिना किसी धोखेधड़ी के चुनाव कराने की जिम्मेदारी इनकी, और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। भारत के चुनाव आयोग पर कोई क्या नहीं कर सकता, शंका नहीं लगा सकता। तो ये जो हमारा चुनाव आयोग है, ये देश के अंदर क्या करता है, जितने भी हमारे लोग हैं 18 साल से बड़े, उनको क्या देता है दोस्तों, उनकी लिस्ट निकालता है। चुनाव से पहले लिस्ट निकाली जाती है। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, तो आप देखते हैं कि इलेक्शन होने से कुछ महीने पहले वहां पे जितने भी लोग हैं जो 18 साल से बड़े हैं, उनकी लिस्ट निकाली जाती है। इसी को हम लोग मतदाता सूची या फिर वोटर लिस्ट कहते हैं। और वोटर लिस्ट के अंदर आप देखते हैं कि समय समय पर बदलाव कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ लोग इसके अंदर मृत हो जाते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं, तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा देते हैं, और कुछ 18 साल के हो जाते हैं तो उनका नाम इस वोटर लिस्ट के अंदर जोड़ा जाता है। तो यहां पर हमने आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के इन सभी जो हमारे ये मूल्यवान बिंदु रहे थे उसको डिस्कस किया दोस्तों। पढ़ा क्या हमने अपनी आज की क्लास में? हमने अपनी आज की क्लास में मुख्य तौर पर चुनावी राजनीति को देखा, होती क्या है, चुनाव क्यों होते हैं, किसी भी देश के अंदर लोकतांत्रिक चुनाव के क्या लक्षण होते हैं, कंपटीशन होता है, और उसी के साथ साथ ये देश के अंदर आप देखते हैं कि मतदाता क्या होते हैं, उसको हमने समझा। एक पॉइंट मैं बताना चाह रहा था आपको, उसको बता देते हैं दोस्तों। अब देखिए कि देश के अंदर 545 आपको क्या दिखती हैं दोस्तों, दिख रहा है कि सीटें हैं लोकसभा के अंदर, ये पूरी लोकसभा के अंदर आपको सीटें दिख रही हैं। अगर किसी भी, और हमें दिखता है कि हमारे देश में जब चुनाव होता है तो आप देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से भी लोग खड़े होते हैं, कांग्रेस की तरफ से भी लोग खड़े होते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी खड़े होते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी से भी, शिवसेना से भी, आम आदमी पार्टी से भी। तो हर राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार को खड़ा करता है और ये चाहते हैं कि भाई हमारा उम्मीदवार जीते, कि हर एक इलाके से सिर्फ हमारा उम्मीदवार जीते। क्यों? क्योंकि इनको देश के अंदर क्या करना होता है दोस्तों, क्योंकि इनको देश के अंदर सरकार बनानी होती है। सरकार का मतलब क्या है? अब सरकार बनती कैसे है ये समझ लीजिए,
है ना, कि सरकार बनती कैसे है, कि अगर कोई राजनीतिक दल जैसे बीजेपी है या फिर कांग्रेस है, अगर किसी राजनीतिक दल के अकेले ही क्या हो जाए दोस्तों, 272 साथी जीत जाएं, तो लोकसभा में ये जो नंबर है ना 272, इसे कहा जाता है जादुई नंबर, कि अगर कोई अकेला राजनीतिक दल 272 साथियों को जिता देता है, किसी राजनीतिक पार्टी के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगर 272 साथी अकेले जीत जाएं, तो इसका मतलब है कि भैया उनकी बल्ले बल्ले, अब वो देश के अंदर सरकार को बनाएंगे, अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे और देश को चलाएंगे। साल 2014 में जब इलेक्शन हुए थे दोस्तों, है ना, तो उस समय जो बीजेपी पार्टी थी, है ना, बहुजन, जिसे हम लोग भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, इनके 282 साथी जीत गए थे। इसी वजह से साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, क्योंकि सरकार को बनाने के लिए एक राजनीतिक दल के कम से कम 272 साथी जीतने चाहिए, और बीजेपी के तो 282 जीत गए थे, 10 ज्यादा थे, तो इसीलिए बीजेपी ने आराम से क्या किया, देश में सरकार बनाई। 2019 में भी चुनाव हुए दोस्तों लोकसभा के, और 2019 के अंदर भी आप देखते हैं कि बीजेपी ने क्या कर दिया, मजेदार तरीके से जीत हासिल की, और इस बार तो 303 अकेले ही बीजेपी के 303 साथी आपको दिखता है कि जीत गए। ये पूरा नंबर बीजेपी को आपको यहां पर दिखा रहा है, तो अकेले ही बीजेपी के 303 साथी जीते थे, और इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी ने फिर पूरे देश के अंदर क्या किया दोस्तों, लोकसभा में सरकार बनाई। तो ये हमने बताया कि सरकार आखिर कैसे बनती है। हर राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से चुनावों में खड़ा होता है। हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि उनके साथी सबसे ज्यादा जीतें, और सबकी यह ख्वाहिश होती है कि हम पूरे भारत में हमारे 272 साथी जीत जाएं, क्योंकि अगर हमारे 272 साथी जीत जाएंगे तो हम देश में सरकार बनाएंगे और इसी सरकार के जरिए देश को चलाएंगे। 2014 में बीजेपी ने और 2019 में बीजेपी ने इससे ज्यादा नंबर को प्राप्त किया है, इसीलिए उनकी सरकार बनी। तो ये हमारे बिंदु रहे जो हमने डिस्कस किए थे दोस्तों। अब आप सभी को लेके चलेंगे आज की क्लास की क्विज की ओर। हो जाइए तैयार, मजेदार सवाल आपके सामने आएंगे। सवाल नंबर 1, चुनाव क्यों जरूरी है, इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है, ये आपको बताना है। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। चुनाव लोगों की आकांक्षाओं को फलीभूर्ति होने का अवसर प्रदान करते हैं। चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर देता है। एक बात जो है वो चुनाव के बारे में गलत है, उस गलत बात को आपको पकड़ना है, जल्दी से आपको अपने आंसर को बताना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, ये बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता है। भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, इसके बारे में एक बात गलत दिखती है दोस्तों, अब आपको पकड़नी है। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता हैं। भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। भारत में 18 साल से बड़े हर व्यक्ति को चुनाव करने का, वोट देने का अधिकार मिलता है। और भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनता के आदेश को स्वीकार करती हैं। अगर कोई हार जाती है पार्टी तो वो ये नहीं कहती कि गलत हुआ है, हम तो नहीं मानते, वो जनता के फैसले का स्वागत करती है। एक बात गलत है, वो आपको पकड़नी है। बढ़ते हैं आगे। भारत में आम चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? ये जो हमारे आपको चुनाव दिखते हैं, ये कितने सालों के अंतराल पर आपको दिखते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल दोस्तों, भारत को कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? निर्वाचन क्षेत्र का मतलब कि कितनों पर आप वोटिंग होते हुए देखते हैं, पुराने आंकड़ों के हिसाब से पूछा जा रहा है, पेपर में वही पूछते हैं आपके, ठीक है? बताइए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने वोट डालने का अधिकार है जब चुनाव हो? और तो आप अगर वोट के लिए जा रहे हैं, कितने वोट डालेंगे? 1, 2, 3, 4 कुछ होते हैं, भैया जी हमें बहुत सारे वोट डालने हैं, डालने दीजिए ना, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, ऐसे लोग होते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने वोट डालने का अधिकार होता है। जब एक चुनाव हो रहा है तो आप कितने वोट दे सकते हैं, ठीक है? अगला, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? चुनाव चिन्ह आपने देखा होगा, हर पार्टी का अपना चुनाव चिन्ह होता है। बीजेपी का अपना है कमल, कांग्रेस का है हाथ, बहुजन समाज पार्टी का है हाथी, आपको दिखता है समाजवादी पार्टी की है साइकिल, आम आदमी पार्टी की है झाड़ू। तो ये चुनाव चिन्ह देता कौन है भाई? बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमने आपके साथ अपनी आज की क्लास के इन सवालों को किया, एक एक कर इनके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। सवाल था कि चुनाव क्यों जरूरी है, इसके बारे में एक बात सही नहीं है, वो आपको पकड़नी है। चुनाव होने से हम देश की जो न्यायपालिका है उसके कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। चुनाव से देश के कोर्ट पर या फिर देश की जो हमारे न्यायपालिका है उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ये बात पूरे तौर पर गलत है। अगला, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, ये बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता? भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, तो ये भारत के लोकतंत्र की अच्छी बात है।
भारत में हर 18 साल के व्यक्ति को चुनाव में वोट देने का अधिकार मिलता है। ये भी बहुत अच्छी बात है, सही बात है लोकतंत्र के बारे में। भारत में चुनाव हारने वाली जो पार्टियां होती हैं वो जनता की बात को स्वीकार करती हैं कि हाँ हमें जनता ने पसंद नहीं किया, हम अगले साल अगली बार चुनाव में दोबारा मेहनत से आएंगे। ये बात भी सही है। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। ये बात ये साबित नहीं करती कि भारत एक लोकतांत्रिक चुनाव है ना। ये कैसे साबित कर देगा? तो लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, हर किसी को वोट देने का अधिकार मिलता है। हारने वाली पार्टियां जीतने वाली पार्टियों का सम्मान करती हैं, जनता का सम्मान करती हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा वोटर होने से हम लोकतांत्रिक कैसे बन गए, ये बात गलत है दोस्तों। ऑप्शन ए यहां पर सही है। भारत में आम चुनाव हर कितने सालों में होते हैं? 5 सालों के अंदर आप देखते हैं कि भारत में हम आम चुनावों को होते हुए देखते हैं। भारत के अंदर हमने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा है? 543। 2 इसमें रिजर्व रहती है एंग्लो इंडियंस के लिए। अगला, भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने वोट डालने का अधिकार है? आप सभी को पता है दोस्तों कि हर भारतीय को 1 वोट देने का अधिकार है। और चुनाव चिन्ह कौन देता है? आपके जो चुनाव चिन्ह होते हैं ये चुनाव आयोग के द्वारा दिए जाते हैं। क्या आपके दिमाग में सवाल नहीं आया कि ये चुनाव चिन्ह क्यों प्रयोग में लाए जाते हैं? देखिए, हमारे देश की जो जनसंख्या है वो अधिकतर अनपढ़ है, उनको पढ़ना नहीं आता। हमारे देश के अंदर जो जनसंख्या है उसे पढ़ना नहीं आता कि कांग्रेस कौन सी है, बीजेपी कौन सी है, वो पढ़ लिख नहीं सकते। लेकिन व्यक्ति चित्रों को पढ़ सकता है, चित्रों को समझ सकता है ना। तो देश की वो हमारी जनता जो पढ़ लिख नहीं सकती, उनको चित्रों के जरिए समझाया जाता है, उनको चित्रों के जरिए बताया जाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत से जो आपके बूढ़ी अम्मा, दादी अम्मा, नानी अम्मा होंगी, उनको पता नहीं कि कौन सी कांग्रेस है, बीजेपी है, जब वो वोट देने जा रही है। अरे भैया, हमें तो कमल पर जिताना है, हमें तो साइकिल को चुनना है। इस तरीके से लोग करते हैं। तो देश की जो हमारी अनपढ़ आबादी है वो भी देश में चुनाव कर सके, और वो किसी दबाव में खुद की पसंद से, अच्छा कांग्रेस का हाथ होता है, बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी होता है, इस तरीके से वो क्या कर सकती है। देश की हमारी जो आम जनता है वो भी चुनाव में, अनपढ़ जनता भी सही तरीके से शामिल हो सके। हमारा चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह देता है। ऑप्शन बी सही है। आज की क्लास के जो आपके होमवर्क के क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको यहां पर मिल जाएंगे, तो उसको जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, डिस्कशन करते हैं कि अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे चुनावी राजनीति के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। और यहां पर हम लोग फोटो पहचान पत्र, हमारा जो चुनाव आयोग है हर एक उम्मीदवार को फोटो पहचान पत्र देता है, क्या होता है वो देखेंगे। उम्मीदवार जो होते हैं, जो खड़े होते हैं वोटिंग नेता बनने के लिए, वो कैसे काम करते हैं, चुनाव का प्रचार कैसे होता है, ये समझेंगे। मजा आएगा आपको अगली क्लास में भी जरूर। आशा है कि आप सभी बच्चों को हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। कल मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे इसी चैप्टर के बारे में। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।